अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक बहुत ही अवामी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम के गेस्ट का और इस प्रोग्राम के टॉपिक का ताल्लुक़ हर एक शख्स से है जो अपने आप को पाकिस्तानी समझता है या पाकिस्तानी कहता है। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट है और हम बात करेंगे टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और आखिर पाकिस्तान को ज़िंदा रहने के लिए टैक्सेस क्यों चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं। हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अवैस, बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और कमांड रखते हैं। आइए इनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, थैंक यू सो मच तशरीफ़ लाने के लिए। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, अवैस साहब जो हैं एक बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट के अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं बहुत साल पहले इनके साथ प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। सर, पहला सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन हर इंसान जानना चाहता है। जो एक बजट बनता है मुल्क का, वो कैसे बनता है और उसमें जो डिवीज़न होती है वो किस बेसिस पर होती है? शुक्रिया एहसन भाई। ऑब्वियसली आपका और मेरा ज़ाहिर है बड़ा पुराना साथ है। एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का, आपके प्रोग्राम में आपने बुलाया, तो थैंक यू वेरी मच। नहीं, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आप यहाँ पर आए। तो जो बजट का हमारा प्रोसेस होता है, कोई भी अगर आप मुल्क देखें, ये बिल्कुल मिलता जुलता प्रोसेस है। जैसे अगर आप कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड घर हो तो घर के अंदर भी जैसे बजट बनाया जाता है, यानी बजट के अंदर जो हुकूमत है वो एक साल, हमारा जो बेसिक थिंग है कि हमारा साल शुरू होता है पाकिस्तान का 1 जुलाई से और 30 जून को हमारा साल ख़त्म होता है। तो हमने अब 1 जुलाई से 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक इस मुल्क के अंदर क्या आमदन के ज़राए होंगे, क्या क्या एक्सपेंसेस या ख़र्चे जिसको हम कहते हैं वो हो रहे होंगे, तो उनको कैसे प्लान करना है, ये पूरा एक बजट मेकिंग प्रोसेस। बजट के अंदर हम एक पूरे साल की आप समझे प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें ज़राए आमदन क्या क्या है। अगर आप देखें हुकूमत के ज़राए आमदन क्या है, बुनियादी जो हुकूमत अगर आप पैसे लेती है तो वो जो लोगों से टैक्सेस की मद में पैसे इकट्ठे करती है, ये गवर्नमेंट का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट से 100 रुपया आ गया, अब आपको पता होता है कि जी टोटल पूरे साल में जो ख़र्चा होना है वो अगर 500 होना है या 1000 होना है। यानी इसकी मिसाल यूँ है, ख़र्चों की इब्तदा शुरू होती है कि आपने आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा ख़र्चा है कि जो हमने पुराने कर्ज़े लिए हुए हैं उनके ऊपर हमने इंटरेस्ट की मद में जो पैसे देने हैं बाहर वालों को, ये सबसे बड़ा ख़र्चा है आज हुकूमत पाकिस्तान का। फिर इसी तरह जो जितने मुलाजमीन हैं, जो हुकूमत के लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हुकूमत का चल रहा है, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरीज़ होती हैं वो उन्होंने देनी होती हैं, उसका वो दूसरा बड़ा एक्सपेंस आ रहा होता है। फिर हम PSDP अक्सर सुनते हैं, एक टर्म यूज़ की जाती है बजट, ये होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी आपकी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई सड़क बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई किसी भी इलाके को डेवलप करना है, कोई भी चीज़ करनी है, वो तमाम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आ रहे होते हैं। सर, ये एक सॉरी कहता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि इस बार आप चूँकि एक्सपर्ट हैं कि इस बार इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इतने पैसों का कर्जा उतारेंगे और इतने पैसे लिविंग कॉस्ट से किसी में ये डिसाइड कैसे? जी, ये जब आपका बजट बन रहा होता है ना, बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर पूरा एक साल का आपने पूरा एक रेवेन्यू प्लान आपने बनाया। शुरू होते हैं कि आप ज़राए आमदन से, आपने कहा कि ये ज़रिए से मेरे पास पैसे आ गए। अब जब पैसे आ गए आपके पास, जैसे आप घर में बैठते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरी पूरे साल में तनख्वाह या जहाँ से भी पैसे आने हैं वो से 1000 रुपये आना है। अब 1000 रुपये से मैं कहता हूँ कि जी अच्छा मेरा रूटीन का एक्सपेंस जो है वो तो 200 रुपये है। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा यार ये मैंने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त जाएगी, इतने पैसे होंगे। कोई अगर मैंने कोई और डेवलपमेंट करनी है उसके लिए इतने, मैंने इतने पैसे सेव करने हैं, इतने इन्वेस्ट करने हैं। तो इसी तरह हुकूमत भी जो है वो पूरा प्लान करके बैठी होती है कि मैंने यहाँ से चलना है, यहाँ जाना है, ये एक्सपेंसेस करने हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये बजट में और इसके ऊपर ज़ाहिर है ये पूरे एक्सपर्ट लोग होते हैं, बहुत सारी एक टीम्स होती हैं जो बैठी होती हैं और उसी के अंदर से निकाला जाता है। देखिए ये कहाँ मसलन लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको पता होता है कि आपने पिछले साल कर्ज़ा लिया था से 1000 अरब का, अब आपने ये कर्ज़ा इस साल में वापस करना है, आपके कर्ज़े की डेट आ रही है, ये चीज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आपको याद होगा इस दफ़ा बजट जिस दिन अनाउंस होना था उससे 4-5 दिन पहले
हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर चाइना गए हुए थे, यानी आपने देखा होगा जी, न्यूज़ में भी बिल्कुल। चल रहा था। अच्छा, वो चाइना क्यों गए थे? एट दैट टाइम जब बजट आना है, सब बहुत उसके अंदर जो होता है वो पूरी फुल काम हो रहा होता है, बिजी होता है उस टाइम पे। उस वक्त हमारा प्रॉब्लम ये चल रहा था कि हमारे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोन थे उनकी रीपेमेंट की डेडलाइन आ रही है, और वो उनसे कहने गए थे कि भाई इसको रोल ओवर कर दो कि हम इस टाइम के ऊपर ये पैसे नहीं दे सकते। और वो क्योंकि उसका बजट के साथ ताल्लुक है, क्योंकि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि मैंने नहीं करना रोल ओवर, तो इसका मतलब है कि फिर आपने जो ड्यू डेट आ गई है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पैसे वापस करने, तो कहाँ से करने हैं? तो उसके लिए फिर बजट के अंदर प्लान करना है, और वो सारी चीज़ कर रही होती है। तो ये डेडलाइंस जो बाहर के कर्ज़ों की होती है, जो यानी आपने एक और चीज़ न्यूज़ सुनी होगी कि पहले पीएसडीपी का प्रोग्राम से 1800 इतने अरब का था, उसको कम करके इतना कम कर दिया। क्यों? पीएसडीपी में गवर्नमेंट के पास जहां बचता है वो खर्च करता है। वो कहती है भाई अब मैंने अगर कोई बाहर कर्जा देना है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं मैं रोक सकता, तो मैं उस कर्जे को तो पे करूंगा। अब अगर बचेंगे तो सड़क बना लूंगा, नहीं बचेंगे तो नहीं बनाऊंगा। पहले लिविंग कॉस्ट देखी जाती है, उसके बाद जो है ना ये इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। सर इसमें एक और सवाल, हम चूँकि हम चाहते हैं कि आपकी तवसत से हम एजुकेट कर सकें, और बहुत से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके जहन में बहुत से सवालात होते हैं कि बजट कहाँ जाता है, हम वो आपकी मदद से उसको एड्रेस कर सकें। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि सर्वेस करवाए जाते हैं बजट से पहले कि पिछला बजट आया उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें गई, उसका ये हासिल हुआ, इतना बचा। क्या हमारे मुल्क में भी सर्वेस होते हैं बजट से पहले? अनफॉर्चुनेटली एहसन भाई कोई ख़ास नहीं। उसकी वजह हमारे अपने बिल्कुल हालात और तरह। हम पहली बात ये समझें कि हम वो मुल्क हैं जिसकी आमदनी बहुत कम है और जिसके ख़र्चे ज़्यादा हैं। पहली बात यह कि इन्वेस्टमेंट तो भूल जाएं, बहुत देर से हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। पीएसडीपी जो हमारा प्लान होता है वो भी नहीं होता, यानी कम होने के बावजूद भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मेजर जो पैसा जा रहा होता है वो कर्ज़ों की मद में जा रहा है। आपके जितने रेवेन्यूज़ हैं उतने कर्ज़ों का जो इस वक्त हमारे ऊपर बोझ पड़ गया हुआ है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है। तो सर्वे तो वहाँ मैं करवाऊँ जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद हो। मेरे पास 100 रुपया है, मुझे पता हो कि मैंने ख़र्च कैसे कैसे करना है। अगर आपको ये पता हो कि एहसन भाई आपकी जेब में तो 100 रुपये है और बाहर 150 रुपया कर्जा लेने वाले बैठे हैं, तो आप क्या प्लान करेंगे, क्या सर्वे करवाएंगे? आप कहेंगे भाई पहला तो मैंने उनको देने, वो जो बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं जिनको मैंने पैसे देने हैं, पहले तो मैंने पैसे उनको देने हैं, क्योंकि वो खड़े हैं, वो मुझे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क उस नहज पे पहुंच चुका हुआ है। आज आपने कभी गौर किया कि कभी भी आईएमएफ किसी मुल्क के अंदर इतना डिटेल के अंदर जाके नहीं बात करता कि जी आप सैलरी पे भी टैक्स बढ़ा दें, आप फलां पे भी कर दें, फलां पे भी कर दें। एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जा रहा होता है। ये कब हो रहा होता है? जब आप बुरी तरह कर्ज़ों के चुंगल में फंस चुके होते हैं, जब सारी चीज़ गुजर चुकी होती है, तो उस वक्त जो होता है वो बाहर वाला जो होता है वो डिक्टेट कर रहा होता है आपको एक एक चीज़ के, जनाब ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो हम कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई प्लान के अंदर नहीं बैठे हुए, ना हम सर्वे के अंदर बैठे हुए। हम तो भाई दिन गुजार रहे हैं और हम दिन पूरा कर रहे हैं कि अच्छा आज के दिन की लायबिलिटीज़, जो कमिटमेंट्स मैंने लोगों को की थी वो किसी तरीके से मैं पूरी कर लूँ और यहाँ से आज निकल जाऊँ। तो ये सूरत हाल है। अब ऐसे इसका मतलब है कुल जो बेसिक जो लाइफ लाइन है वो होते हैं टैक्सेस, जिस तरह आपने बताया। इस बार जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था उसको टास्क दिया था 9.2 ट्रिलियन इकट्ठा करने का। जी बिल्कुल। हम 25 करोड़ की आवाम है। हमेशा हम देखते हैं, सुनते हैं कि जी सिर्फ सैलरी पेशा बंदा टैक्स देता है, बाकी टैक्स नहीं देते। जब ये इतना क्लियर है कि हुकूमत की लाइफ लाइन टैक्सेस है, तो ये जो बाकी बिजनेसमैन है इनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? या क्या कुछ पॉलिसीज़ में कमी है? या बात बहुत सुनते हैं कि जी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो ये क्या मामला है? सही एहसन भाई, असल चीज़ ही ये है जो आपने बात की। लेकिन पहली लाइन सिर्फ समझाने के लिए, एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो इनकम के ऊपर लगता है। मैंने 100 रुपया कमाया, मुझे हुकूमत ने कहा कि 15% टैक्स कट आपके ऊपर लगेगा और ये आपका टैक्स होगा इनकम बेस। इसको हम डायरेक्ट टैक्स सॉरी जिसकी वेजी स्लिप निकलेगी यस उस पर ये टैक्स लगेगा। यानी मैंने बिजनेस भी कर रहा हूँ,
मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे बिज़नेस का प्रॉफिट आया और प्रॉफिट के ऊपर से 100 रुपये, आज कंपनी का रेट है 29%। फ़र्ज़ किया एक कंपनी मैंने बनाई हुई है जो काम करती है, अब कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, 29 रुपये टैक्स दिया, 71 रुपये जो है वो शेयर होल्डर के पास आ गए। ये 29 रुपये जो है ये डायरेक्ट टैक्स। और सिर्फ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि टैक्स वो यानी उसके ऊपर जो जिसमें वो बैंक ट्रांजैक्शन शो होती है, अगर कंपनी कैश में डील कर रही है या कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखाती तो उस पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे ना, अभी हम ये कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेड वे, जैसे आप सैलरीज देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके ऊपर टैक्स काटते हैं, आप कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाते हैं, इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, प्रॉपर्टी इनकम कमाते हैं, कोई भी इनकम कोई भी आदमी कमाता है, हर इनकम पे टैक्स है। अच्छा, मज़े की बात है, हमारा कानून ये कहता है कि मैंने अगर कोई इलीगल काम किया और उससे इनकम कमा ली तो टैक्स का कानून कहता है मैंने टैक्स देना है। वो जो इलीगल की सजा है वो मुझे अलहदा मिलेगी, लेकिन मैंने टैक्स देना है। मैं स्मगलिंग करके अगर कोई पैसे कमा लेता हूं तो मुझे टैक्स उस पर भी देना है, और वो टैक्स मुझे देना पड़ेगा। स्मगलिंग की सज़ा मुझे जो भी होगी वो अलहदा मिलेगी। लेकिन इसलिए टैक्स का कानून ये है कि जो भी आदमी पैसे कमाएगा, वो बैंक से कमाए, वो कैश से कमाए, वो किसी भी तरीके से कमाए, तो वो उसके ऊपर टैक्स दे, इनकम के ऊपर। अब ये जितना इनकम बेस्ड टैक्स होगा ये डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप बाज़ार में जाते हैं, आप चाय का एक डब्बा ख़रीदते हैं, तो चाय के डब्बे के ऊपर कभी पढ़िएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि चाय का डब्बा 500 रुपये, सेल्स टैक्स 18% के लिहाज से 100 रुपया उसके ऊपर वो भी दे दें। वो जो 100 रुपया सेल टैक्स लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है कि मैं दे तो मैं ही रहा हूँ, यानी जो डब्बा ख़रीद रहा है उसी ने पैसे दिए, लेकिन उसने इनकम के ऊपर नहीं दिए, बल्कि जब वो खर्चा कर रहा था तो जो 500 की चीज़ थी वो 600 में मिलती है। पेट्रोल के ऊपर इसी तरह 20-25% इनडायरेक्ट टैक्स है। आपके मोबाइल के ऊपर 25% है। आप 100 रुपये का जिस दिन कार्ड डलवाते हैं तो आपको जो बैलेंस मिलता है वो 750 रुपये का मिलता है। वो 250 रुपये कहाँ जाते हैं आपके, तो वो टैक्स की मद में हुकूमत के पास चले जाते हैं। और ये सारे टैक्सेस जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। अब मैं ये कहूँ, अगर आप मेरी तनख्वाह है और मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो मैं कहूँगा जी 100 रुपये में से 25 रुपये हुकूमत ने काट लिए टैक्स और मुझे 75 रुपये दे दिया, तो 25% टैक्स लग गया मेरे ऊपर। फिर जब मेरे पास 75 रुपये आए तो मैं कार्ड डलवाने गया मोबाइल का, उसमें से 50 रुपये का डलवाया और 50 रुपये में ऊपर से उसने 12.5 रुपये या 15 रुपये बल्कि तकरीबन है जो कट गए। इसका मतलब है कोई 30% वहाँ कट गया, तो 15, तो 25 मैंने पहले दिया हुआ था, 15 मैंने यहाँ आके दिया, तो मैंने तो 40% टैक्स दिया ना असूली तौर पे। आप ये देखेंगे तो इसी तरह जब मैं कोई भी खर्चा करता जाऊंगा, उसके मैं पेट्रोल डलवाने गया वहाँ मैंने टैक्स दिया, मैंने हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे दिया। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल देखें तो हमारे यहाँ बेसिकली ज़्यादा फोकस ही इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। हर चीज़ के ऊपर आपको टैक्स लगा हुआ मिलेगा। सॉरी, ये क्या सिर्फ हमारे यहाँ फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेस पर है या पूरी दुनिया में? ये पूरी दुनिया में इस वक्त हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट्स का, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को ये लग गया है पता कि यार ये इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन आसान है, डायरेक्ट टैक्स में हमारे यहाँ सबसे, यानी बाकी दुनिया में भी डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हमारी तो बहुत बुरी है हमारे यहाँ। यानी जो आपने पहला सवाल जहाँ से आपने बात शुरू की थी, आपने मुझे कहा कि क्या बिजनेसेस टैक्स देते हैं क्या नहीं देते, तो मैं वही, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ सैलरी वाले को जब सैलरी मिलती है तो टैक्स कट के मिलती है, उसका टैक्स तो पूरा जमा हो जाता है। अब आप जितना आपका बिजनेस, मतलब अगर कोई इंपोर्ट करता है तो थोड़ा सा वो इंपोर्ट स्टेज पे कोई टैक्स उसका भी कट जाता है, वो भी चला जाता है। बाकी जो टैक्सेस है ना, जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो वही वाला फार्मूला जो अभी आप मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या बैंक में से आया हुए पे पैसे लगते हैं या क्या, तो वो कैश को दिखाता ही कोई नहीं है। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे हम तो, क्योंकि ज़रा इस सिस्टम को ज़रा समझते हैं कि लोग गाड़ी की डिग्गी में कैश भर के जाते हैं और प्लॉट ख़रीदते हैं। बाहर आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, यूके रहते हैं, आप लेके जाएं ना ज़रा 1000 पाउंड उठा के ज़रा बैंक के अंदर, तो बैंक आपसे 10,000 सवाल करता है कि जनाब ये कहाँ से आ गए और क्या हो गया। तो यहाँ तो कोई वो नहीं है, यहाँ तो जितना मर्जी आप कैश के बंडल उठाएं और वो लेके चले जाए। ये जो कैश इकोनॉमी है, ये कैश इकोनॉमी टैक्स नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है वो बुरी तरह फेल हो जाती है।
ये वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फैसलाबाद में सूतर मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है जो यौन का काम करते हैं, जो टेक्सटाइल को, जो धागा कपड़ा बनाने के लिए होता है वो होता है, वो सूतर मंडी पूरी कहलाती है। अच्छा, उस मंडी के अंदर कैश भी नहीं लेके जाना पड़ता, एक पर्ची होती है, पर्ची के ऊपर लिखा होता है ये 5 करोड़ रुपए, मैंने आपसे से 5 करोड़ लेना है, आपने मुझे 5 करोड़ की एक पर्ची पे लिख के दे दिया। मैंने वो पर्ची उठाई, मैं मंडी के अंदर गया, मिस्टर ए को कहा, दुकानदार को, कि ये मेरे पास 5 करोड़ है, ये पकड़ और तू मुझे क्या माल दे दे। उसने 5 करोड़ की पर्ची रखी, वो माल दे दिया। उसके बाद वो पर्ची घूमती घूमती 10,000 जगह पे घूमती है, और फिर किसी बंदे को ज़रूरत है तो वो जिसने इशू की होती है उसके पास जाता है और उसे कैश ले लेता है। तो कैश भी नहीं उठाने की ज़रूरत है अब मार्केटों में। आप जैसे पढ़े लिखे लोग और जो आके बताते भी रहते हैं बार बार कि ये प्रॉब्लम है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं ये हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी पता होगी। सबको जब पता। इस हद तक एग्जैक्ट पता है तो फिर टैक्स कवर हम ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है प्लीज़। लाहौर के अंदर एक मार्केट है जिसको कहा जाता है आजम क्लॉथ मार्केट, जी एक मार्केट है जिसे कहा जाता है ब्रांडेड रोड, एक मार्केट है जिसके अंदर है शालम मार्केट। कभी आप उधर जाएं और उसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम देखें। आपका ये स्टूडियो जो है ना, अगर ये वहाँ पे है तो आप समझिएगा कि ये अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है महीने का, मैं साल की बात नहीं कर रहा, यानी महीने का अरबों, यानी वहाँ शायद करोड़ों की डेली की ट्रांजैक्शन होती है ये साइज इसके ऊपर, ठीक है। और उनके अंदर आप टैक्स वाले को कहें उस मार्केट के अंदर जाके घुस के दिखा दे, मुझे घुस के दिखा दे, घुस नहीं सकते। जी जी जी। आपका मुल्क में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप चल रहा था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन बैठा था, सरहद के लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहा कि आप हमारे मार्केटों में आएंगे तो हम आपका जो बंदे आएंगे वो अपनी टांगों पे वापस नहीं जाएंगे। वो टीवी के ऊपर बोर्ड के दफ्तर में बैठ के, चेयरमैन के सामने, चेयरमैन के दफ्तर में बैठा था कुर्सी के ऊपर, और वहां उसने कहा था कि चेयरमैन साहब आपके लोग अगर हमारी मार्केटों में आए तो वो ये ना भूलिएगा वो अपनी टांगों पे नहीं वापस जाएंगे। हम पता नहीं किस, फ्रैंकली आज भी मुझे लगता है कि हम सिविलाइज सोसाइटी में नहीं रह रहे, हम आज भी फाटा पाटा वाले इलाकों में रह रहे हैं, माफियाज के इलाकों में रह रहे हैं। टैक्स वाला वहां जा नहीं सकता। मैं तो ना, ये तो दूर की बात है ना केपी के अंदर जहां जाना, मैं तो लाहौर की मार्केटों की बात कर रहा हूं। मैं तो लाहौर के अंदर मैं कह रहा हूं कि उन्हें कहें शालम मार्केट को टैक्स करके दिखा दे, आजम क्लॉथ मार्केट को टैक्स कर दे, ब्रांडेड रोड पे पूरी मशीनरी जो होती है ना फैक्ट्रियों की, उनकी दुकानें हैं। मुझे पार्ट खरीदना है तो मुझे ब्रांडेड रोड जाना पड़ता है। मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, मेरा फैक्ट्री का पार्ट कोई ख़राब हो गया, मैं ब्रांडेड रोड जाऊंगा, वहाँ से पार्ट खरीदूंगा। ब्रांडेड रोड वाले को कहें कि आप सिर्फ उससे ये कहें कि यार ये मुझे रसीद दे दे, ये मैंने 1 करोड़ रुपए का पार्ट खरीदा है, 1 करोड़ की रसीद दे दे, तो वो मुझे क्यों दरवाज़ा दिखाता है, वो कहता है वो दरवाज़ा जाओ और चले जाओ। ना वो बैंक में पैसे लेता है ना कुछ, वो कहता है कैश ले आओ, पार्ट उठा जाओ, कोई रसीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मार्केटें हैं जो बैठी हैं, तो बताएं टैक्स कहाँ होगा, यानी ये टैक्स नहीं आता। तो वैसे भी जो हमारे यहाँ हुकूमत को इल्ज़ाम दिया जाता है, हमारे पास हमारी फर्स्ट जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, फोर्स है, आर्मी है, हुकूमत है, ये सब कुछ नहीं कर सकती। एहसन भाई, हम पता नहीं किस जगह पे रह रहे हैं और कहाँ हैं। मैं आपको ये बता रहा, मैं तो यानी आप ये कह रहे हैं ना, यानी ये सारी फोर्सेस होने के, असल में हुकूमत का प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये जो दुकानदार तबका है ना, फ्रैंकली वो जिस दिन आपकी कोई भी गवर्नमेंट, मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बात करूँगा 99 या 2000 की, यानी ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ईरा था, पहला टाइम था, और हुकूमत ने फैसला किया कि हम लिबर्टी मार्केट का 1 दिन की सेल लेंगे और 1 दिन का जो दुकानों में स्टॉक पड़ा है इसके काउंट करेंगे। और पूरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है वो अलॉन्ग विद लाहौर पुलिस वो लिबर्टी मार्केट के अंदर आया। पूरी दिन की एक एक्सरसाइज होनी थी कि आज हमने सिर्फ बैठ के ये काउंट करना है कि किस दुकान की कितनी सेल है, और उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं करना, हमारा बंदा सिर्फ आपके काउंटर पे साथ बैठा होगा और आज के दिन की सेल लेके जाएगा और आपका स्टॉक काउंट करके जाएंगे कितना पड़ा हुआ है। 1 घंटे के बाद सबसे बड़े, अब मैं नाम नहीं लेता, हमारे जो वहाँ का रिटेल के आज भी बहुत मशहूर चैम्पियन है वहाँ के, उन्होंने शटर यूँ नीचे गिराया था और अंदर जितने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बंदे थे उन्हें मारना शुरू किया था, और उसके बाद पूरी मार्केट ने शटर गिराए थे और वो बंदों को जान बचा के भागना मुश्किल हो गया था।
उसके बाद स्टॉक काउंट करने कभी कोई नहीं किसी मार्केट में गया। मैं अगले दिन मैं खुद गवाह हूँ कि मैं गया टैक्स ऑफिस में और अगले दिन 19वें 20वें ग्रेड के सीनियर अफसरों के सर फटे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को, ठीक है। तो अब और उसके बाद उस ट्रेडर मार्केट के जो सदर था उसने वहाँ बैठ के फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑनरेबल पाकिस्तान को और उन्होंने कहा कि जनाब क्या हम आपको इसलिए इलेक्ट करते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारी दुकानों पे आके रेड करेगा। और 2 दिन बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो चेयरमैन था उसका ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद कोई क्यों करेगा? इन लिबर्टी वाला अगर वो कहता है बिजनेसमैन कि मैं शॉप बंद कर दूंगा, हुकूमत और लोगों को पता है कि टैक्स आएगा, हुकूमत के पास पैसे आएंगे, हम चलेंगे, ये सब जानते हुए हुकूमत एक लिबर्टी का दुकानदार लाहौर कैसे जैम कर सकता है? आप आज तो स्ट्रीट पावर ही सारी हमारे मुल्क में क्या होता है आप देख लें। रोड यूनियन बाजी होती है, स्ट्रीट पावर होती है, आल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद कौंसल, फलां लिबर्टी मार्केट कौंसल, फलां कौंसल, उनकी कॉल जाती है, सब कुछ बंद हो जाए। यानी ये ना दोनों। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है हसन भाई, इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ कि ये फ्लॉ है, हमारे यहाँ टैक्सेस नहीं आते। अच्छा, यही लिबर्टी मार्केट है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या आपको बताता हूँ। लिबर्टी मार्केट, इसी लिबर्टी मार्केट का आपका वाक़या बताया। इससे लिबर्टी मार्केट में ये कुछ साल पहले अब्दुस्तार ईदी साहब की डेथ हुई। इनकी डेथ से कुछ साल पहले का वाक़या है कि ईदी साहब आए और उन्होंने लिबर्टी मार्केट के धूप में वो जो मार्केट का अंदर पार्किंग एरिया वहाँ धूप पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे इतने फंड्स चाहिए कि मैंने ये बनाने हैं, काम करना है अपनी वेलफेयर का, और मुझे उसके लिए करोड़ों रुपए की बात थी। उन्होंने कहा मुझे इतने करोड़ चाहिए। तो वही मार्केट लोग आए, उन्होंने ईदी साहब को कहा कि प्लीज़ आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर आके बैठे हैं एसी में और हमें बताएं कि कितने पैसे चाहिए। हम अगर आपको 1 घंटे में वो पैसे इकट्ठे करके ना दें तो हमें पकड़ लीजिएगा। 1 घंटे के अंदर जितने ईदी साहब ने पैसे मांगे थे उससे शायद ज़्यादा पैसे लिबर्टी मार्केट ने इकट्ठे करके उनको दिए और ईदी साहब को इज्जत के साथ रुखसत किया वहाँ से। वही मार्केट है, वही लोग हैं, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ईदी साहब को दे रहे हैं। वही मार्केट है। आप पाकिस्तान की ओवरऑल देखें, चैरिटी में पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है? कभी गौर किया? टॉप के लोगों में वही लोग हुकूमत को पैसा नहीं देते, चैरिटी देते हैं। तो सर क्या ट्रस्ट डेफिसिट क्या इशू क्या है? ये बेसिक प्रॉब्लम हुकूमत में। देखें, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हमारा, आप अभी पाकिस्तान में ज़ाहिर है उस तरह टैक्स के सिस्टम में नहीं गए। जिस दिन आपको नोटिस आएगा उसके बाद आप भी सोचने लगेंगे कि मैंने करना क्या है। क्योंकि अगर आपने यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपकी इनकम आपने ईमानदारी से 100 रुपये कमाया और 100 रुपया डिक्लेयर कर दिया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो आपको 10,000 रुपये बना के टैक्स का नोटिस पकड़ा देगी। सर ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है ना। असल प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ हमारे मुल्क में सब कभी कभी देखा किसी ब्यूरोक्रेसी के बंदे के अगेंस्ट कोई हुकूमत प्रोसीड कर सके नहीं। जो आदमी वो जो चाहता है करता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो वो गलत करे, सही करे, जो मर्जी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम ये है कि वो तो एक दफ़ा जब इम्तिहान पास करके ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंट होके आके बैठ गए हैं तो अब तो वो 60 साल पे रिटायर होके ही घर जाएंगे। इससे पहले आप उन्हें छेड़ नहीं सकते। और उनकी 17 ग्रेड में अपॉइंटमेंट हुई है, 20वें ग्रेड 21वें ग्रेड तक उन्होंने पहुंचना है, उनका पाथ बना हुआ है। 18वें में इतने सालों बाद, 19वें में इतने सालों बाद, 20वें में इतने सालों बाद, यहाँ के रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें पूरे रास्ते बने हुए हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं पूछता कि आपने 10 सालों में किया क्या। मैंने 10 साल, मैं ब्यूरोक्रेट हो गया, मैंने 10 साल में जितना टैक्स लगाना लगा दिया लोगों को, वो सारे टैक्स अपीलों में टूट गए, किसी के साथ मैंने ज्यादती कर दी, बट मेरी नौकरी को कोई नहीं पूछ सकता कि मैं क्या हो रहा हूं। तो जब तक आप उस साइड को भी ठीक नहीं, यानी हम दोनों साइडें, यानी फ्रैंकली वो एक दूसरे के मुकाबले के ऊपर गलत है। अगर टैक्स मुझे एक चीज़ बताइए, मैं चाहता हूँ आपसे और फ़ायदा उठा से। नुकसान हमें ज़्यादा यूनियन बाजी का है, हमें कॉर्पोरेट कल्चर से है, या हमें वो कॉर्पोरेट कल्चर जो हमारे सियासतदानों के इलेक्शन फाइनेंस करता है उनसे है, या ब्यूरोक्रेसी से है? हसन भाई, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मैं बाज़ औक़ात ये कहता हूँ कि हम एज अ सोसाइटी करप्ट हो गए। हम एज अ सोसाइटी,
देखें, ब्यूरोक्रेट हो, ताजर हो, पुलिस हो, पटवारी हो, कौन है? लोग हैं, हम हैं। हम जिस पोजीशन पे जाते हैं, हम उस पोजीशन के ऊपर अनड्यूली बेनिफिट उठाना चाहते हैं। यानी हम जो भी हो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। हमें रातों रात अमीर बनना होता है, हमें मेहनत नहीं करनी होती, हमें सीधा रास्ता नहीं चाहिए। जब हम उस नहज पे पहुंच गई है सोसाइटी, तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा यार, फिर क्या ठीक हो? मैं किसको कहूँ गलत है? यानी मैं किस सियासतदान को कहूँ गलत है, चोर है, करप्ट है? तो मैं नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैं कौन सा ठीक हूं? क्या आपने ये नहीं सुना, ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है हमें एज अ नेशन सोचने के लिए कि ऑयल टैंकर जा रहा है, ऑयल टैंकर का ख़राब हो गया और मैं वहाँ पेट्रोल की बाल्टियाँ भरने चला गया और आग लग गई और मैं मर गया। उसके बाद कोक का ट्रक जा रहा है, कोक की उलट गया और मैं जिसके हाथ में बोतल जो आ रही है वो उठा के जा रहा है। ये क्या है? ये वही नहीं है कि जिस सियासतदान के हाथ में जितना बजट आ गया वो उठा के घर ले गया, जिस ब्यूरोक्रेसी को जितनी रिश्वत की मिल गई वो ले गया। क्या इसमें और इसमें फर्क है? इसका मतलब क्या है कि जिसके बस में जिस लेवल तक का आता है वो कर रहा है। हम तो हमें एज अ सोसाइटी सोचने की ज़रूरत है अगर हमने ठीक होना है तो, कि भाई मैंने अपने आप को कैसे ठीक करना है। मैं गाड़ी चलाते हुए मैं देखूंगा कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो मैं सिग्नल तोड़ दूंगा। आप यूके रहते हैं, कभी सोचा है? कभी किसी ने सोचा एयरपोर्ट के ऊपर जब आप जाते हैं, आप में पहुंचते हैं, इमिग्रेशन की लाइन लगी होती है, हमें नजर आ रहा होता है कि 1 घंटा लगेगा, कभी हमने किसी दूसरे को कंधा मार के आगे गए हैं? नहीं गए। हम वहां लाइन में खड़े होते हैं। वहां सोसाइटी ने अपने आप को सेट कर लिया कि हाँ, ये गलतियां ये नहीं करने देंगे। सोसाइटी नहीं करने देती। आपके मुल्क में कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, कोई दूसरा आके खड़ा होता है कि यार ये, वो कहता है भाई अच्छा यार जो कर रहा है वो कर रहा है ना यार, बस ठीक है। वहां की सोसाइटी होती है वो खड़ी हो जाती है, वो कहती है नहीं ये कैसे हो सकता है, यानी ये कैसे हो सकता है। आपके अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो मुझे ये बताएं कि जो वाकयात पाकिस्तान के अंदर होते हैं किसी डेवलप कंट्री के अंदर हो तो क्या होता है। यानी आपके वहां पे छोटा सा एक्सीडेंट होता है और मिनिस्टर रिजाइन करके चला जाता है। मिनिस्टर बैठ नहीं सकता वहां पे, मिनिस्टर को अवाम बैठने नहीं देती। यहाँ कभी हुआ? यहाँ जो कुछ होता रहे हम आके उसकी सफाई भी दे देंगे, हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे और हम ये भी साबित कर देंगे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती भी दूसरे सर, मैं अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। फिर ज़्यादा मजलूम कौन है, विक्टिम कौन है? यूनियन वाले, कॉर्पोरेट कल्चर, हुकूमत या हम? मैं तो कह रहा हूँ जिसका जो बस चलता है वो चला ही जा रहा है। जिसका जो बस चलता है वो चला ही जा रहा है। यहाँ पे इस वक्त मजलूम की डेफिनेशन ही खत्म होगी। आप मजलूम को निकाल दें। और मैं ये कहूँगा ये वो डिबेट है जो एहसन भाई आप और मैं करते रहे, 10 घंटे बैठे रहे, हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। कोई सोल्यूशन नहीं है इस सारे का। आपको मुझे तो बेसिकली देखें, अगर मैं इसको सिस्टम की बात करूं, मैं वापस आ जाऊं, हम जज्बाती बातों को छोड़ दें और हम सिस्टम पे बात करें कि हाँ सिस्टम क्या होना चाहिए आइडियली, तो देखें, और इसको ठीक करना भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं बहुत वसूख से कह सकता हूं कि 1% भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हुकूमत की विल ठीक हो जाए। पहली बात विल, हुकूमत की विल, यानी हुकूमत चाहे कि मैंने ये करनी है। हुकूमत क्यों नहीं चाहेगी? बस क्यों नहीं चाहेगी? ये हुकूमत चाहती भी है, करने भी नहीं देती। चाहती भी है, करने नहीं देती, इस सिस्टम को चलने नहीं देती। क्योंकि हर आदमी समझता ये है कि मेरे से ज़्यादा तो समझदार ही कोई नहीं, तो मैं तो अपने तरीके से करूँगा। तरीका नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ आपने टैक्स बेस बढ़ानी है, आपको सबसे पहले तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज़रा पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर करना होगा। इसको आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। यानी वहाँ पे चीज़ें यूँ नहीं हो सकती कि कोई भी पॉलिटिकल उठेगा, रुका लेके जाएगा और वहाँ काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता वहाँ। तो इसको भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक इंडिपेंडेंट इदारा तो बना दें। यानी आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पिछले मेरे ख्याल है 5 या 6 सालों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 7 चेयरमैन बदले। साल नहीं लगता। अब इतना बड़ा इदारा जो मुल्क के लिए चलाने का है और उसके जो हेड है उसको ये नहीं पता कि मेरी नौकरी 1 साल है या 1.5 साल है। यानी किसी ने पिछले 6-7 चेयरमैन में से कोई 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहा, उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई चीज़ कुछ
कभी खुडे लाइन लग गया, कभी डिमोशन हो गई, कभी मेरी वहाँ से नहीं बनी, ये हो गया वो हो गया। तो आप पहले तो यहाँ पे आप रुक जाएं कि हाँ ये जो पॉलिसी होगी वो बनाएगा, वो इंडिपेंडेंटली होगी और वहाँ पे चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा टैक्स के निज़ाम की बुनियादी गलती, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर है। कानून अगर कलेक्शन का बनता है तो वो पॉलिसी विंग बनाती है। पॉलिसी विंग है ही नहीं आज हमारे पास, पॉलिसी विंग है ही नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही बजट बनाता है, टैक्स कलेक्शन बनाता है, वही टैक्स इकट्ठा करता है। मैं आपको कहूँ कि एहसन भाई, मैंने आपने 100 रुपये जो है मुझे एक बिज़नेस इकट्ठा करके देना है, और इकट्ठा करने के लिए जो रूल बनाने हैं खुद बना लें, तो आप क्या करेंगे? आप तो सबसे आसान रास्ता ढूंढेंगे कि अच्छा यार, इस कमरे में जो आता है ना उसको 10 रुपये टैक्स लगा दो। तो मैं तो यहीं कमरे में बैठे बैठे 10 बंदे आएंगे, 100 रुपये पूरा हो जाएगा, और मैं कहूँगा जी देखें मैंने तो 100 रुपये इकट्ठा कर दिया। क्योंकि पॉलिसी टैक्सेस की जो बनती है वो पॉलिटिशियन बनाते हैं, वो इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं बना सकते। उसका काम तो इकट्ठा करना, जो पॉलिसी आ गई उसके मुताबिक इकट्ठा करना। तो सर ये जो हुकूमतें जब ऑपोजिशन में होती हैं तो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े दावे होती हैं, तो जब ये हुकूमत में आती हैं तो फिर क्या? अगर ध्यान नहीं रहता ना हमारे यहाँ हुकूमत का पहला ध्यान ये होता है कि अच्छा किसने मिनिस्टर बनना है, किसने क्या होना है, किसने। हमारा पहला साल तो इसी बांट में लगा रहता है कि हम किसी तरीके से बस मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल हो, मेरी इतनी गाड़ियां हो, मेरे साथ इतना कुछ हो। हम तो पहले साल उस ध्यान नहीं है बेसिकली। लेकिन दूसरा बड़ा अलमिया ये है, ये टेक्निकल काम है। आपकी जो पॉलिटिशियंस हैं, कितने लोग हैं इन चीज़ों को समझते हैं? आप अनफॉर्चुनेटली आप फाइनेंस मिनिस्टर तो उधार पे लेके आते हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो जिसने पूरा मुल्क चलाना है, आप देख लें पिछली कितनी हुकूमतों में कि आप हुकूमत बन जाती है, अब उनको नज़र आ रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा फलां बंदे को फलां जगह से उठा लो और उसको ले आओ, और तो ये फाइनेंस मिनिस्टर अपन पॉलिटिकली ग्रूम्ड नहीं होते। पॉलिटिकली ग्रूम्ड फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए होता है कि भाई जिसको पता हो कि ये मैं टैक्स लगाने लगूं, अवाम पे इसका असर क्या पड़ेगा, क्या चीज़ होगी, किस तरह होगा। वो तो हिसाबी किताबी बात वाला करने वाला बैठा है, वो कह रहा है कि अच्छा यार 2 रुपये यहाँ से ले लो, 10 रुपये यहाँ से ले लो, 50 रुपये यहाँ से ले लो, इकट्ठा करके ये दे दो, ये 100 रुपये की मैंने हिसाब पूरा कर दी। ये नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता, ये हमारे यहाँ होता है सिर्फ। यानी हम फाइनेंस मिनिस्टर उधार पे लाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उधार पे ला के फाइनेंस मिनिस्टर चलाते हैं, तो फिर यही होगा, फिर जो होगा फिर ये इसी तरह होगा। अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रोसेस के थ्रू अपने लोग प्रिपेयर्ड करें। हमारे पास टेक्निकल लोग नहीं है, किसी शोबे के नहीं है पॉलिटिशियन। किसी हेल्थ का जो मिनिस्टर होता है वो क्या हेल्थ समझता है? एजुकेशन का जो मिनिस्टर होता है वो एजुकेशन समझता है? फाइनेंस का मिनिस्टर होता है वो फाइनेंस नहीं। अगर आप मुझे ये बताएं कि कोई भी आम आदमी यानी जो सियासत का, वो उसको आपको उस टेक्निकल फील्ड का नहीं पता, उस शोबे का नहीं पता, उसको मिनिस्टर बना दें वो अब। और हमारे यहाँ हर आदमी पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल चीज़ें उसके ऊपर बैठा है। मिनिस्ट्री का टैग चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा? अब इसमें एक चीज़ बताएं, इतना सब पूरी दुनिया में सबसे कामयाब और अच्छे जाने वाले डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं, ACCA किया हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तानीज़ हैं, और बहुत सी फील्ड इंजीनियर्स पूरी दुनिया में जो सर्व करते हैं, तो वो पाकिस्तानी, उनसे हमारी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं हेल्प लेती? सब अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं, सब अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं। आपको पता है पिछले एक साल में कितने लोग बाहर गए? अब मैंने 7 लाख एक प्रोफेशनल, 3 मिलियन, 30 लाख। और इसमें मेजॉरिटी वो है जो प्रोफेशनल लोग हैं। पहले तो होता था, पहले पुराने दौर में हम कहते थे बाहर मजदूर भेजे हैं हमने, चलें ठीक है, लेबर गई है कोई बात नहीं, बाहर से पैसे कमा के ला देगी। अब प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। कोई अच्छा प्रोफेशनल पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। यानी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट में आज सुबह भी थे, और वहाँ सारी गुफ्तगू यही हो रही थी कि अच्छा यहाँ तो मुल्क में रहना ही कोई नहीं चाह रहा, आपके दिन अच्छे नहीं आ रहे, आगे भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, क्योंकि लोग अच्छे बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं आपकी हुकूमत। क्योंकि देखें यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं करी। आज जो मतलब मेरी इस्तदा है, फ्रेंकली बड़ी जल्दी हम ठीक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बड़ी जल्दी ठीक हो सकते हैं। आपको जो सबसे पहली चीज़ है बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ताजर को ये नहीं कहना कि तुम करता हो भले चोरी, उसको ये नहीं कहना कि तुम चोर, उसके साथ बैठना है, उसे कहना है कि ओके तुम आओ, फैक्ट्री लगाओ, हम हेल्प करेंगे।
जो हेल्प विद इन द पैरामीटर्स रह के हो सकती है हम करेंगे। आपको पता है, अगर आप कभी बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम सुने, वो कहेगा पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना मुश्किल है, जिहाद करना आसान है। जब आप फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो सबसे पहले तो ज़मीन ख़रीदने के लिए आपको 10,000 मसले आएंगे। पूरी दुनिया में फैक्ट्रियों के लिए हुकूमत सस्ती आराम से ज़मीन देती है, यहाँ नहीं देती, महंगी ज़मीनें देती है। वो कहता है उतने की फैक्ट्री, अभी मेरे पैसे इकट्ठे करूँगा, पहले ज़मीन तो ख़रीद लूँ। ज़मीन, उसके बाद जिस दिन ज़मीन वो ले लेता है, उसके बाद उसे वापडा का जब कनेक्शन लगवाना होता है तो उसे लग पता जाता है कि कितनी देर में कनेक्शन लगता है। जिस दिन फैक्ट्री खड़ी हो जाती है तो उसके बाद EOBI वाला अलहदा आता है, सोशल सिक्योरिटी वाला अलहदा आता है, टॉल वाला अलहदा आता है। 10,000 महकमे हैं हमारे जो आके फैक्ट्री के ऊपर रोज़ाना खड़े होते हैं कि भाई ये वो हमारा हिस्सा हर तो वो कहता है कि मैं फैक्ट्री चलाऊं, मैं ये करूं, मैं इन चीज़ों को भुगतूं, यानी ये क्या कर लूं मैं। तो कोई नहीं लगाना चाह रहा। पिछले अरसा दराज से हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रही। फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग भूखे मरेंगे। तो क्या होगा? क्या हुकूमत सारे लोगों को नौकरियां दे सकती? हुकूमत को किसी मुल्क की, किसी डेवलप मुल्क की हुकूमत नहीं दे सकती होती। हम तो बहुत नीचे प्राइवेट सेक्टर देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ ग्रो हो रहा है? आप मुझे ये बताएं, IT सेक्टर की पूरी दुनिया में इस वक्त आपको पता है कि हर जगह पे डिमांड है IT के लोगों की। यहाँ कौन सा हुकूमत सपोर्ट कर रही है? कोई कभी IT एजुकेशन के ऊपर आप पाकिस्तान में बैठेंगे, आपको नजर आएगा अच्छा ये 2 या 3 अच्छे कॉलेजेस या जो ट्रेन करें, इसके बाद कहाँ है इंस्टीट्यूट, कहाँ है, कौन से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन सा अच्छा IT प्रोफेशनल पैदा किया जा रहा है? तो हम तो फ्रैंकली कोई पॉलिसीज़ के ऊपर, कोई चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते। तो बेसिकली तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें करने की ज़रूरत है, तब हम जाके आगे कोई चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो यही हाल है जिस तरह चल रहा है। पिछले दिनों एक नेबर कंट्री में एहतजाज हुआ, तलबा ने एहतजाज किया, हुकूमत बदल गई। इतने सारे मसाइल हैं, लोगों को पता भी होगा, आप जिस तरह बता रहे हैं, हमेशा से ये कहानी चलती आ रही, बेहतरी नहीं है, जॉब्स नहीं है। एक आम इंसान क्यों नहीं उठता? हाँ, अब क्योंकि हसन भाई अब यही लग रहा है कि अच्छा यार शायद फिर ये एक होगा, उसमें कुछ लोग मरेंगे, कुछ एहतजाज होंगे, खूनी इनकलाब वही आएगा, फिर ही कुछ ठीक होगा। अब तो देखिए ना, आपके सामने है, हम जिस तरह चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, अगर पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान नहीं होगा। देखिए मैं यही जो बात आपने की, मैं जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट सोचता हूँ, जिस दिन अब आप महंगाई रोज़ाना देख लें, हुकूमती आते रहते हैं नंबर, इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है, लेकिन आप अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस की ज़रा लोगों से जाके पूछें तो आपको हर आदमी बिजली के बिल से तंग है। आपको पता है हर आदमी पाकिस्तान के अंदर वो जितने पर से पैसे कमाता है, लेकिन बिजली का बिल जब आता है तो उसे लग पता जाता है कि क्या होगा। ठीक, ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद स्कूल की फ़ी है, उसके बाद हेल्थ केयर है, कोई भी चीज़ नहीं है। मुझे ये बताएं, आप बाहर रहते हैं, किसी गोरे को ये प्रॉब्लम आता है कि मैंने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किसी गोरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं बीमार हो गया तो मुझे ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा, क्या होगा? आप मुझे कहते हैं कि मैं टैक्स दे दूँ, टैक्स भी दूँ, अपने घर बच्चों की एजुकेशन भी प्राइवेट करवाऊँ, क्योंकि हुकूमत एजुकेशन नहीं देती, हुकूमत इलाज नहीं करती, मुझे इलाज भी अपना खुद करवाना है। हुकूमत तो मुझे सिक्योरिटी भी नहीं देती, अगर मैं ज़रा ज़्यादा पैसे कमाने लग गया हूँ तो मुझे अपने सिक्योरिटी गार्ड भी खुद करने हैं, तो मैं क्यों टैक्स दूँ? ये एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा। आप किसी ताजे से बात करें, वो यही कहता है हुकूमत देती क्या है, मैं अपने सारी चीज़ें खुद करता हूँ तो मैं क्यों टैक्स दूँ? ये सवाल है, ये सवाल अपने तौर पे जेन्युइन सवाल है। मैं इसको ये ठीक है, एक दूसरी तरफ अगर मैं हुकूमत इसका जवाब पता क्या देती है? जवाब ये देती है नहीं आपने पाकिस्तान में रहना, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इसको जब एक आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जब बताते हैं भाई ऐसे करो, इतना बड़ा एक आम सा सवाल, इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता? हर आदमी अपनी जगह पे बैठा होता है। सर हुकूमत क्यों नहीं करती? कैसे करें? आप मुझे बताएं कि आपके पास बजट जब आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इतने फीसद तो मैंने कर्ज़ों की मद में दे दिया। मेरे पास तो एजुकेशन के लिए बजट नहीं है, मेरे पास जो अपने MNAs हैं उनको ग्रांट देने के लिए पैसे हैं, मेरे पास एजुकेशन के लिए नहीं है, मेरे पास हेल्थ केयर के लिए नहीं है बजट। प्लीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हम यानी एक तरफ हम कभी आपने ये देखा, मैं जाहिर है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना, यानी हमें एक प्रोफेशनल गुफ्तगू अगर मैं करूं तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सड़क बना दो, वो तो दिखती है, इस पे तो मुझे वोट मिलेगा। कुछ कहते हैं कि मैं
लोगों को पैसे बांट के उनके वजीफे लगा देता हूँ, मुझे वोट मिलेगा। कुछ कहते हैं कि मैं लोगों को घर बना के दे दूँ, मुझे वोट मिलेगा। मेरी प्रायोरिटी लोगों को ठीक करना नहीं है, प्लीज़, मेरी प्रायोरिटी वोट लेना। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस प्रायोरिटी के साथ पॉलिसी बनाऊंगा तो वो पॉलिसी लॉन्ग टर्म बेस पे बेनिफिशियल नहीं होगी, वो नुकसानदेह होगी। जितने पैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बांट दिए लोगों में, उतने की मैं लोगों को ज़राए आमदन क्रिएट कर, मैं उतने की सिलाई मशीनें निकाल के दे देता और लोगों को कहता कि तुम सीखो। मैं तुम्हें खैरात मांगना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें स्किल दे रहा हूँ। मैं उतने की तुम्हें एजुकेशनल, हमारे यहाँ टेवटा के इंस्टीट्यूट हैं जो लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, उनमें नहीं काम कराते, आप लोगों को मुफ्त में चीज़ें बांटते हैं। प्लीज़ यार, मसलन हमारी पॉलिसी नहीं है, कोई चीज़ है नहीं, तो हम तो बेसिकली हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है और राइट वे पे आने की ज़रूरत है। सर आखिरी सवाल, हर लेवल पर करप्शन है, जिसको जहाँ मिलता है करप्शन है, हुकूमत भी कारी है, तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। एक बाहर का इंसान जब बाहर बैठ के टीवी देखता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कंपैरिजन होता है, नेबर कंट्रीज़ का कंपैरिजन होता है, तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि यार ये क्या है। क्योंकि एक हालात ख़राब हैं, फिर एक जो कुछ पॉलिटिकल पेड चैनल्स होते हैं वो फिर और उसके ऊपर बेड़ागर्क करते हैं। तो इसका मतलब है कि बस बाहर चले जाओ। मुझे ये बताएं, मैं तो अब 50 से ऊपर का हो गया हूँ, आप भी चले, एक रीज़न मेरे से तो आप छोटे होंगे, छोटे ही होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी सोसाइटी को एक रीज़नेबल टाइम हो गया देखा। सही। क्या हर आने वाला दिन पहले से अच्छा है या बुरा है? पिछले सालों से आप सोशल वैल्यूज से शुरू कर लें। पहले लोग रिश्वत को बुरा समझते थे, अब हक समझते हैं। हक समझते हैं। आज के दौर में हम बेहतर नहीं हो रहे। पहली बात ये अपने दिमागों में बिठा लें, हम बेहतर नहीं हो रहे। अगर आज तक पिछले जितने सालों में बेहतर नहीं हुए, बुरे हो रहे हैं, तो सुबह क्या हम कोई बदल जाएंगे? क्या कोई आसमान से कोई चीज़ उतर आएगी हमारे ऊपर? हमारे दिल साफ़ हो जाएंगे? हम ईमानदार हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो आने वाले दिन कोई अच्छे तो नहीं आ रहे अगर हालात यही रहे तो। यस, अगर गवर्नमेंट सिंसियर आ जाए, गवर्नमेंट पहले पॉलिसी मेकिंग को फेयरली कर दे, चीज़ों को बैठ के बात करना सीखें, लोगों पे डिक्टेट करने की बजाय लोग, डेमोक्रेसी का जो रियल मतलब होता है कि लोगों के लिए हुकूमत, उसमें लोगों के साथ बैठना पड़ता है, पहले उनसे बैठ के सुनना पड़ता है। चाहे वो गलत भी कर रहे हैं तो पहले सुनना पड़ता है कि बताएं आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर मैं अपनी बात को बिल्कुल लिमिट कर दूं कि बिज़नेस कम्युनिटी, टैक्सेस, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है, अगर उसके अंदर है तो उन बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ जाए, उन्हें कहे जी छोड़ें आप सारी बातों, अभी टैक्स की भी बात नहीं करता, मुझे बताएं आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे हैं, मैं आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व करता हूँ, आप यहाँ पर बिज़नेस का जो है फ्लरिश करें, हम आपके साथ हैं। टैक्सेस में ओके देना तो पड़ेगा, मुल्क चलाना है, आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, हमने मिल के चलाना है। चलें, आपको लगता है ज़्यादा है तो बैठ के बात करते हैं क्या रेट होना चाहिए। कि हमें लोग, फ्रेंकली ये बिज़नेस कम्युनिटी बुरी नहीं, अवाम ओवरऑल बुरी नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अवाम ओवरऑल बुरी नहीं है। आप अवाम के साथ बैठेंगे, अवाम के साथ बात करेंगे और उसके अंदर से हल निकालेंगे। उस वक्त आप अपने आप को डिक्टेट नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो ये बात ठीक है और ये मेरी चलेगी। नो, आप मिल के फैसला करें। सर यही आवाम जब बाहर जाती है, सब ये बॉर्डर क्रॉस करती है, दुबई, अबू धाबी, बस कहीं जाती है, ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लाइन में भी लगती है, टैक्स पे भी करती है, सिविलाइज हो जाती है। यही जब आवाम वापस आती है तो बिल्कुल एक बेलगाम घोड़े की तरह एयरपोर्ट से लड़ना शुरू करती है, एंड भी यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। अगर देखें तो नहीं, इन्हीं लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ ना, इन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है यार। ट्रस्ट दें पहले। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ट्रस्ट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ट्रस्ट का मसला है। मुझे ये नहीं पता यार कि मेरा हुक्मरान मेरे साथ सिंसियर है, इस मुल्क के साथ सिंसियर है कि नहीं है, मुझे तो ये नहीं पता। सर हुक्मरान, ये जमहूरियत, ये लोग, ये सारे, ये कहाँ से आए? ये भी तो मैं ही हूँ। बिल्कुल हम ही हैं, बिल्कुल। अगर मैं करप्ट हूँ,
अगर हम एक आम पाकिस्तानी करप्ट है तो इसी में से एक करप्ट डॉक्टर बनता है, इसी में से करप्ट ब्यूरोक्रेसी में, तो ऐसे ही होता है। ये तो बेस लाइन का अब आपके दुश्मन आपको ये कहते हैं कि हमें यहाँ जंग करके नहीं आना, जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ को, इनके एजुकेशन सिस्टम को, इनकी जनरेशन्स को तबाह कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ वैल्यूज़ को, एजुकेशन को, ओवरऑल सिस्टम को तबाह कर दिया, जनरेशन तबाह कर दी है। अब मुझे इस मुल्क को फतह करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। और हमें दोबारा ठीक हो, अब हमें दोबारा ठीक होना है। प्लीज़ मैं ये कहना बार बार चाह रहा हूँ कि हमें दोबारा ठीक होना है, और ठीक होने के लिए अवाम ने और हुकूमत ने और इदारों ने मिल के बैठना है। नहीं मिल के बैठेंगे, हम एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहेंगे, हम एक दूसरे को चोर कहते रहेंगे, तो हम नहीं ठीक होंगे। जो मर्जी कर लें, हम इसी लड़ाई में रहेंगे। मैं आपको गलत कहता रहूँगा, आप मुझे गलत कहते रहें, और हम इसी लड़ाई में रोज़ बरोज़ नीचे जाते जाएंगे, और मैं अंदर बैठे हुए इधर लड़ते लड़ते अपनी जेबें भरता जाऊँगा, आप अपनी जेबें भरते जाएंगे। जहाँ मेरा दाव लगेगा मैं लगा जाऊँगा, जहाँ आपका लगेगा आप लगा जाएंगे। ये होगा, और उसके बाद अवाम बेचारी ऐसी ही रहेगी। नाज़रीन, मैं इनसे बहुत सवालात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वक्त की किल्लत है। लेकिन मैं एंड पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी को करप्ट कहने की बजाय सिर्फ पहले अपने आप को देखें। एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियाँ जो अपनी तरफ आ रही हैं उसको देखें। एजुकेटेड तो बनिए, लेकिन उससे पहले सिविलाइज बनिए, और अल्लाह ताला हम सब का हामिद व नासिर रहे। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।